मैं आपके लिए फिर से वीडियो लेकर आई हूँ और आज जो है वो हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र के अंतर्गत पहले हमने पढ़ा था अध्याय 1 में पालनपुर के गांव की कहानी, है ना, कि एक गांव था, वहाँ कैसे व्यवस्था सारी संचालित थी। आज हम पढ़ेंगे मानव जो है वो संसाधन के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है, कैसे काम आते हैं। तो हमारा ये अध्याय 2 है, वो कहता है कि संसाधन के रूप में लोग यानी सभी मनुष्य जो समाज में, गांव में, शहर में रहते हैं, वो सारे लोग एक संसाधन के रूप में कैसे काम करते हैं। तो आइए हम जानते हैं संसाधन, जो मानव संसाधन है वो उसके दो पक्ष देखे जाते हैं। अगर संसाधन के रूप में हम बात करें कि उनकी क्रियाकलापों से जो आय उत्पन्न होती है वो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि करती है, ठीक है। तो इस तरह से तो इसका सकारात्मक पक्ष हो गया, है ना, एक सकारात्मक पक्ष के भाई मानव जो है वो लोगों के काम आ रहे हैं, ठीक है, और राष्ट्रीय आय में वृद्धि करती है। दूसरा जो इसका नकारात्मक पक्ष है कि जब इसी जनसंख्या के लिए भोजन, पानी, स्वास्थ्य की जब हम व्यवस्था करते हैं और उससे संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं तो उस जनसंख्या को, उन लोगों को एक नकारात्मक रूप में देखा जाता है। यानी ये इतनी जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए हमारे पास, जैसे हम कहते हैं कि सीमित संसाधन है और जनसंख्या अधिक है, तो क्या होगा कि दबाव बढ़ेगा और समस्याएं होंगी, है ना, आर्थिक वृद्धि कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। लेकिन आप इस तरह से देखो कि वही लोग जब काम करते हैं और उनसे जो पूंजी निर्मित होती है तो वो भी एक संसाधन है, ठीक है। तो इस पूरी आपके इस चैप्टर में जो अध्याय 2 है संसाधन के रूप में लोग, इसमें एक कहानी है दो बच्चों की, एक सकल है और एक विलास है ना, एक 11 साल का, एक 12 साल का। तो जो सकल है उसकी माँ घर में काम करती है, जैसे अपना घरेलू सफाई, बच्चों की देखभाल, खाना बनाना, सब कुछ। उसके पिता खेत में काम करते हैं जाकर, ठीक है। और वो जो उनका उसका एक चाचा होता है, उसके 2 भाई बहन और हैं जो घर में रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं। और उसके पापा जो हैं उनको इच्छा है कि जो सकल है वो पढ़ाई लिखाई करे और आगे बढ़े। सकल के एक चाचा भी होते हैं जिनको कोई रोजगार नहीं है तो वो बेरोजगार घर पे बैठे रहते हैं। ये उसके पूरे परिवार का परिदृश्य है, यानी उसके परिवार में 5 लोग, तो वो खुद हैं, चाचा भी रहते हैं। और कमाने वाला कौन है? सिर्फ उनके यहाँ उनके पिताजी हैं जो खेतों में काम करते हैं। तो इस तरह से फिर सकल पढ़ने में होनहार था, उसके पिता ने उसको पढ़ाया, स्कूल में दाखिला कराया और वो पढ़ कर गया। फिर आगे चल के उसके पिता ने उसको एक कंप्यूटर से संबंधित प्रशिक्षण दिलवाया और उसकी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी लग जाती है और सकल को आय प्राप्त होने लगती है। साथ ही वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाता है जिससे जिस कंपनी में वो काम करता है उस कंपनी का उत्पादन बहुत बढ़ जाता है सॉफ्टवेयर की वजह से। तो उसके बॉस जो है वो बहुत खुश होते हैं और उसको और अच्छी प्रतिफल देते हैं, सैलरी उसकी बढ़ा देते हैं। तो हमने ये एक देखा। दूसरा वो बच्चा था, वो है विलास, 11 वर्ष का है, उसी गांव का है। उसकी माँ, उसके पिता जो है मछली पालन करते थे, पर जब विलास छोटा था तभी उसके पिताजी जो है वो चल बसे। तो अब माँ वो मछली पालन का काम करती हैं और रोज 150 रुपये कमाती हैं मछलियों को बेचकर। लेकिन जो विलास है उसको कुछ ही समय में गठिया का रोग हो जाता है, लेकिन उनकी माँ के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो उसका इलाज करा पाए, तो वो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होता है। उधर उसकी माँ भी कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवा या कमजोरी की वजह से लोग असमय मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो उसकी माँ भी चल बसी और अब उसके ऊपर जिम्मेदारी थी, वो स्वयं अपने पैतृक व्यवसाय मछली पालन को करने लगा और बस वही दीनहीन वाली व्यवस्था, उसके पास शिक्षा भी नहीं थी और वो जो काम था उसी को कर रहा था, उसमें कुछ नया भी नहीं कर पाया और वैसी ही स्थिति में रहा जैसी स्थिति में उसकी माँ थी। तो इन दोनों कहानियों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो कुछ दूसरा बच्चा था, सकल था, उसने शिक्षा प्राप्त करके अपने आप को एक अच्छे संसाधन के रूप में प्रस्तुत किया। वही जो विलास था वो पैतृक काम ही करता रहा, लेकिन चूंकि शिक्षा उसको नहीं थी, उसका अच्छा स्वास्थ्य नहीं था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा कुछ अपने जीवन में और अपने परिवार के लिए नहीं कर पाया, है ना। तो ये इस तरह से 2 कहानियां, यानी मनुष्य जो है वो पूंजी के रूप में भी है, संसाधन के रूप में भी है ना। अब ये संसाधन कहा जाता है कि क्या फिर मनुष्य अगर संसाधन है तो क्या वो भूमि की तरह है, क्या वो पूंजी की तरह है? तो अगर अपन बात करें कि पूंजी, भूमि, ये सब संसाधन तब उपयोग में आते हैं जब मनुष्य उनको प्रयोग में लाता है अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, अपने कौशल के द्वारा। लेकिन मनुष्य एक ऐसा संसाधन है जो इन संसाधनों से भी ज़्यादा उच्च है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि के द्वारा, अपने शारीरिक श्रम से, अपने कौशल के द्वारा उन संसाधनों को इस योग्य बनाता है कि वो लोगों के काम आते हैं और विकास में आगे बढ़ते हैं। तो ये तो पूरा मैंने बताया कि संसाधन के रूप में हम लोग कैसे काम करते हैं, कि जब वो अपने परिश्रम से, जैसे कि उसके पिता खेतों में मेहनत करके फसल उगा रहे थे और उस फसल को वो मार्केट में बेचते थे, है ना, तो वो हो गया। दूसरा
बात करते हैं कि कैसे व्यक्ति उसने सकल ने कैसे अपने आप को जो है किया, तो उसने पढ़ाई के द्वारा किया, है ना। तो मानव संसाधन सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं, कोई श्रम के द्वारा भी करता है, कोई बुद्धि के द्वारा करता है, कोई स्किल बहुत अच्छा होता है। जैसे आपने देखे होंगे बहुत अच्छे कारीगर होते हैं, गाँव में भी बहुत अच्छे बनाने वाले लकड़ी के कारीगर, पेंटर, है ना। वो भले ही शिक्षित नहीं हो, लेकिन वो अपनी कला के द्वारा, है ना, अपनी आजीविका, कई पेंटिंग्स जो है वो करोड़ों में बिकती हैं अगर अच्छी पेंटिंग है तो इस तरह से व्यक्ति अपने वो क्या हो गया, कौशल हो गया, कौशल के द्वारा, खेतों में काम करने की श्रम के द्वारा, और वो जो सॉफ्टवेयर उसने बनाया वो शिक्षित रूप से उसने अपने कौशल में कर दी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी। अगला जो हम देखते हैं वो है मेन पॉइंट पे आते हैं, तो हम देखते हैं कि स्त्री और पुरुषों के क्रियाकलाप जो है कौन होते हैं, मानव संसाधन कौन होते हैं, पुरुष भी होते हैं, स्त्रियाँ भी होती हैं, समाज में दोनों रहते हैं, है ना। बच्चे भी आगे बढ़ के स्त्री और पुरुष ही बनते हैं, उनकी एज कुछ भी हो। तो स्त्री और पुरुष के जो क्रियाकलाप हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए होते हुए तो इनके विभिन्न क्रियाकलापों को यानी कामों को, जैसे देखा ना, वो खेती कर रहा है, वो घर का काम कर रही है, वो मछली पालन कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर का उसमें कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, कोई स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहा है, तो ये सब काम ही है ना, काम ही तो पूंजी बनते हैं बाद में। तो विभिन्न क्रियाकलापों को, स्त्री पुरुषों के विभिन्न क्रियाकलापों को 3 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, यानी सीधी भाषा में कहें तो पहला, दूसरा और तीसरा क्षेत्र। ठीक है, अब हम चलते हैं प्राथमिक क्षेत्र, यानी पहला क्षेत्र जो है वो अपना वो है, तो उसमें कौन कौन से काम आते हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो वो है आपकी कृषि, खेती करना। अब आप अंदाजा लगाओ कि जो सकल के पिताजी थे वो कौन से क्षेत्र में काम करते थे, वो प्राथमिक क्षेत्र में काम करते थे, क्योंकि वो कृषि करते थे। ठीक है, दूसरा है वानिकी, यानी पेड़ पौधे लगाना, बगीचे लगा के उनसे फल के द्वारा भी हम आय प्राप्त करते हैं ना। तीसरा है पशुपालन, आपने देखा होगा गाय भैंस पाल लेते हैं, दूध बेचते हैं, डेयरी उद्योग बनता है, इससे भी आय प्राप्त होती है ना। एक और है मत्स्य पालन, तो आपको दूसरे बच्चे की, मत्स्य पालन यानी मछली पालन, तो आपको दूसरे बच्चे की कहानी याद आ रही होगी, जो विलास था, उसकी माँ और पिता दोनों मछली पालन का काम करते थे, और फिर वो भी मछली पालन का काम करने लगा। तो ये वो भी कौन से क्षेत्र में आता है, प्राथमिक क्षेत्र में। ठीक है, या पहले क्षेत्र में। मुर्गी पालन, खनन, उत्खनन, यानी जो खोदे जाते हैं ना, खनन, जो खनिज होते हैं उनके खनन में जो लोग मशहूर हो गए, वो प्राथमिक क्षेत्र का काम है। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र जो होता है, दूसरा जो अपना क्षेत्र है वो होता है विनिर्माण। निर्माण से हम समझें कुछ ना कुछ बनना, उत्पादन होना, प्रोडक्शन होना। तो विनिर्माण का जो क्षेत्र है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है ना। अब इसमें विनिर्माण छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। छोटी छोटी फैक्ट्री, जैसे हमने पिछले अध्याय में देखा था, मिश्री लाल की एक फैक्ट्री थी, क्या है कि गन्ने की, है ना, वो वहीं गन्ने से वो बनाता था और मार्केट में बेचता था। तो ये भी विनिर्माण में आता है, पर ये छोटा सा है ना। इसी के बड़े बड़े रूप जो बाहर शुगर फैक्ट्रीज हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों की, वो बड़े क्षेत्र में है, पर है ये विनिर्माण, यानी कुछ भी उद्योग लगाकर, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जब प्रोडक्शन किया जाता है, किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, कुछ बनाया जाता है, तो वो विनिर्माण क्षेत्र में यानी दूसरे क्षेत्र में आता है। तो अभी हमने जो पढ़ा उसमें दोनों ही परिवार जो है विनिर्माण क्षेत्र से नहीं थे। ठीक है, और तीसरा जो क्षेत्र है वो है तृतीय क्षेत्र या तीसरा क्षेत्र। और तीसरा क्षेत्र में बहुत सारे क्रियाकलाप हैं, जैसे कि व्यापार है, यानी जो हम देखते हैं अपने गाँव में दुकानें होती हैं, शहरों में दुकानें होती हैं ना लोगों की। परिवहन है, यानी लोग ऑटो रिक्शा चला के, बसें चला के, है ना, इन सबसे जो कमाते हैं वो तृतीय क्षेत्र होता है। एक है संचार, यानी टेलीफोन वगैरह, जो मोबाइल वगैरह का काम होता है, वो संचार वगैरह वो तृतीय क्षेत्र में ही आता है। बैंकिंग, जो बैंकिंग खुली है, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, सेवाएं, ये सारी सेवाएं हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं तृतीय क्षेत्र को। और ये सब किसमें आते हैं, तृतीय क्षेत्र में। और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है, यानी ये काम दूसरों की सेवा के लिए किए जाते हैं, है ना। अपने लिए तो है ही, उससे आय प्राप्त होती है, लेकिन सेवा भी, जैसे हम शिक्षा दे रही हूँ, ये एक सेवा है ना। जो डॉक्टर्स काम करते हैं, लोगों को ठीक करते हैं, वो एक सेवा है। बैंक में लोग आपका आदान प्रदान करते हैं, लेन देन करते हैं, वो एक सेवा है। लोग आपको बीमा सुविधाएं दे रहे हैं, ये एक सेवा है। लोग एक जगह से दूसरी जगह आपको ट्रांसपोर्टेशन से पहुंचा रहे हैं, वो एक सेवा है ना। तो सेवा क्षेत्र जो दूसरों की सेवा करके जो धन अर्जन किया जाता है, वो सेवा क्षेत्र होता है, और वो तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, लेकिन इन सभी क्रियाकलापों से जो है इस क्षेत्र में क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, या तो प्रोडक्शन होता है वस्तु, जैसे कृषि में
सेवा क्षेत्र में क्या हुआ, लोगों को लाभ मिलता है ना, विनिर्माण से भी प्रोडक्शन ही होता है। तो इन क्रियाकलापों से क्या होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, क्योंकि जो आय प्राप्त होती है इससे राष्ट्रीय आय में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है, और ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में वृद्धि करते हैं। या तो सेवाएं उत्पादित होती हैं या वस्तुएं उत्पादित होती हैं, और इन सबसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। और ये क्रियाएं कैसी क्रियाएं कहलाती हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, कैसी हो गई, ये आर्थिक क्रियाएं हैं, क्योंकि इनके करने से अर्थ यानी धन प्राप्त होता है, तो वो आर्थिक क्रियाएं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और देख लें, स्त्री और पुरुषों की जो बात हो रही थी, भारतीय समाज में परंपरागत ऐसी व्यवस्था है कि स्त्रियां जो है वो घर का काम करती थी। अब तो परिदृश्य बदल रहा है, पर लगभग अभी भी बहुत से घरों में 50-60% लगभग महिलाएं घर का काम करती हैं, घर संभालती हैं। पिता जो है वो बाहर जाते हैं, कमा कर लाते हैं, और उससे घर चलता है। हम अगर सकल के परिवार की बात करें तो उसमें उसकी माँ उसके घर पर झाड़ू पोछा बर्तन सफाई खाना सब करती है, लेकिन उसके बदले में उससे कोई आय प्राप्त नहीं होती है ना, कोई पैसा नहीं मिलता उसके बदले में। वहीं उसके पिता खेतों में जाकर काम करते हैं, उससे जो आय होती है उसे बाजार में बेचकर वो उसको फसल को, और वो उससे आय होती है, उससे उनका घर चलता है। तो पिता का काम जो हो गया वो कैसा हो गया, आर्थिक हो गया, है ना। और जो महिला का जो था, उनकी माँ का काम जो था, उसके लिए उनको कोई आय नहीं मिलती है। तो भारतीय समाज स्वभाव से ऐसा था प्राचीन काल से ही कि ये सब बांट दिया जाता था, पर वर्तमान में अब जो है महिलाएं आगे आगे काम कर रही है, लेकिन फिर भी महिलाओं को जो काम जिन क्षेत्रों में मिलता है वो बहुत स्थायी क्षेत्र है। जैसे बाइयाँ जो हैं जो घरों में झाड़ू पोछा करके भी पैसे कमाती है, तो वो उनका जॉब परमानेंट नहीं होती, और भी बहुत ऐसे छोटे उद्योगों में लगी होती है कामों में, तो उनकी स्थायी आय नहीं होती है, बीच बीच में छूट जाती है, घर बैठ जाती है ना, और फिर उनको उतना पारिश्रमिक भी नहीं। जनरली बहुत बड़े क्षेत्र की बात कर रही हूँ मैं, मुद्दे पर भी आऊँगी कि ऐसे भी हैं जो बराबर से पा रही हैं और बहुत ऊपर उठ रही है, पर जनरली जो बड़ा भाग है वो ऐसा ही है कि अनियमित आय है, अस्थायी रोजगार है उनका, और जो काम की दशाएं हैं वो भी ठीक नहीं है। जैसे छोटे छोटे उद्योगों में जिन क्षेत्रों में वो काम करती हैं वहाँ पूरी अच्छी सुरक्षा भी नहीं है, और जो प्रसूति विकास वगैरह जो मिलते हैं वो भी उनको नहीं मिलता है। वहीं कुछ क्षेत्रों में महिलाएं जब पढ़ गई हैं, शिक्षा प्राप्त कर ली है, तो वो पुरुषों के समान वेतन भी पा रही हैं, और क्षेत्रों में इवन उनसे भी अधिक ऊंचाई पर आज उड़ रही हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में काम कर रही हैं। और एक खुशी की बात है कि भारत में अब महिलाएं भी काम कर रही है, और उनसे आय प्राप्त होती है, और उनसे राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है, और घर को भी बहुत बड़ा सहारा मिलता है, बहुत बड़ा अपने परिवार को चलाने में बहुत बड़ा वो योगदान देती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो क्रियाकलाप करने से मनुष्य को आय प्राप्त होती है ना, घरेलू उससे नहीं होती, लेकिन वो भी एक काम कर रही हैं, तो उससे क्या होता है कि पिता तभी जा पा रहे हैं, तभी काम कर पा रहे हैं, क्योंकि वो घर संभाल रही है, बच्चे संभालना, परिवार संभालना, ये भी एक काम है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा स्त्री और पुरुषों का काम का अलग अलग है। पुरुष किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, कर सकते हैं, लेकिन हमारे भारतीय समाज के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ महिलाएं सुरक्षित जगह देखती हैं, ऐसा देखती हैं जहाँ श्रम बहुत ज़्यादा न हो, तो उनको एक अनसर्टेनिटी रहती है। तो आज भी राष्ट्रीय आय में कहें कि बराबर का, तो बराबर की भागीदारी कहीं ना कहीं नहीं है ना। और फिर आता है मुद्दा एक स्वस्थ जो है आपका जनसंख्या, स्वस्थ जनसंख्या की बात आती है। तो स्वस्थ जनसंख्या जो है कई उन पर निर्भर करती है कि अगर अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं हैं, पूरा खाने पीने को मिलता है, कुपोषण नहीं है, तभी अच्छी स्वस्थ जनसंख्या की प्राप्ति हो सकती है ना। शिक्षा के द्वारा, स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा हम एक स्वस्थ जनसंख्या का निर्माण कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे संसाधन के रूप में काम आए। अब सकल शरीर शारीरिक रूप से अस्पुट था, स्वस्थ था, पढ़ाई में अच्छा था, तो वो आगे चल के विकास कर गया। और एक व्यक्ति जब विकास करता है तो वो राष्ट्र का भी विकास करता है, सिर्फ अपना विकास नहीं करता। एक अच्छा व्यक्ति, अब आप परिवार में देखो, 4 भाई हैं, 4 भाई में से जैसे उसने था, उनके यहाँ सिर्फ एक ही व्यक्ति कमाता था, अगर उसके चाचा भी कमाते होते तो आय में वृद्धि होती। जब सकल कमाने लगा तो परिवार की आय बढ़ी। जब परिवार, इसी तरह से हमारा देश भी एक परिवार की तरह है, इसमें जितने ज़्यादा लोग कमाएंगे, अर्निंग करेंगे, तो पूरे परिवार का विकास होगा, यानी हमारे देश का भी विकास होगा। तो राष्ट्रीय जो स्वस्थ जनसंख्या की जहाँ हम बात करते हैं, तो वो तभी संभव है जब शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन की पर्याप्त व्यवस्थाएं हो, अच्छा भोजन मिले, कोई कुपोषित ना रहे। जैसे सकल के साथ वो विलास के साथ हुआ था, उसको रोग हो गया, इलाज नहीं कर पाया, और वो ऐसे ही रुग्ण बना गया, है ना। उसकी माँ भी इलाज के अभाव में असमय चली गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, स्वस्थ जनसंख्या तभी हम प्राप्त कर सकते हैं जब ये सारी सुविधाएं हो। आगे हम कल पढ़ेंगे शिक्षा के ऊपर, बेरोजगारी और वो सब चीज़ें। आज अभी इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, कल हम फिर इसी का अगला भाग लेकर